मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में हर जातक का एक प्रश्न जरूर होता है कि महाराज मेरा भाग्योदय कब होगा। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि व्हाट इज योर डेस्टिनी, आपका भाग्य क्या है, आपका प्रारब्ध क्या है। लेकिन उसके पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि वास्तव में भाग्योदय होता क्या है। हर व्यक्ति यही कहता है कि मेरे भाग्य का उदय कब होगा, भाग्य मेरा साथ देगा कि नहीं देगा इस वर्ष। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि भाग्योदय होता क्या है। तो देखिए, हम लोग बहुत गहराई में और जो दार्शनिक अवधारणाएं हैं उन पे नहीं जाएंगे। आप सिंपल सी बात समझ लीजिए कि आपका भाग्योदय कब होता है। जो आपकी इच्छाएं होती हैं, अगर वह इच्छाएं बहुत स्मूथली ढंग से पूरी हो जाती हैं, आपको उसके लिए बहुत मेहनत और संघर्ष नहीं करना पड़ता, तो आप अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं और ये मान जाते हैं कि हाँ मेरा भाग्योदय हो चुका है। लेकिन जिसकी डिजायर फुलफिल नहीं होती हैं वो तो अपने आप को भाग्यशाली नहीं, वो अपने आप को दुर्भाग्यशाली मानता है। अब यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि वास्तव में ये डिजायर आती कहाँ से हैं। तो अगर आप मकर राशि या मकर लग्न की कुंडली को देखेंगे तो पंचम भाव डिजायर का होता है, और पंचम भाव पर अगर आपकी मकर राशि है तो पंचम भाव पर वृष राशि आएगी जो कि शुक्र की राशि है। इसीलिए याद रखिएगा, एक मकर राशि और एक मिथुन राशि को सबसे ज्यादा भौतिकवादी मेटेरियलिस्टिक राशियां मानी जाती हैं। क्यों मानी जाती हैं? क्योंकि अगर आप मिथुन राशि में देखें तो पंचम भाव पर तुला राशि आएगी, मकर राशि को देखें तो पंचम भाव पर वृष राशि आएगी, और दोनों शुक्र की ही राशियां हैं। तो डिजायर इनकी बहुत ज्यादा होती हैं, बहुत मटेरियलिस्टिक होती हैं, बहुत भौतिकवादी होती हैं, चमक दमक ग्लैमर इनको बहुत पसंद है। और जब भाग्य उनका साथ नहीं होता, ये डिजायर नहीं पूरी होती, तभी वो कहते हैं कि मैं दुर्भाग्यशाली हूं और मेरा तो लक ही खराब है। लेकिन ऐसा नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका लक खराब नहीं है, बस ये है कि लक जो कह रहा है बस आपको वो करना है। तो आज हम उन सीक्रेट जो सूत्र हैं उनको देखेंगे कि वास्तव में हमारा भाग्य क्या कहता है, हमें भाग्योदय के लिए क्या करना पड़ेगा और किस तरह से हमारे भाग्य का उदय हो करके रहेगा। तो मित्रों, इसके लिए आप एक सूत्र याद रख लीजिए कि अगर आप मकर राशि के हैं तो आपके भाग्य का स्वामी क्या हुआ? आपके भाग्य का स्वामी बुध होगा, क्योंकि वहां पर कन्या राशि आएगी। अब केवल आपको दो चीजें देखना है कि बुध कुंडली में कहां पे बैठा है, किस भाव पर बैठा है। अगर बुध नवम भाव पर ही बैठा है आपके भाग्य में तो कहने क्या, क्योंकि बुध उच्च राशि का भी होता है, तो फिर तो आपको कोई मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी, या जो डिजायर हैं आपकी वो फुलफिल हो जाएंगी। लेकिन ऐसा सबकी कुंडलियों में नहीं होता, किसी बिरले कुंडली में ही ऐसा पाया जाएगा। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा? तो फिर आपको ये करना पड़ेगा कि आप ये देखिए कि आपकी कुंडली में बुध कहां पर विराजमान है। ठीक है। दूसरे नंबर पर आपको ये देखना है कि आपके भाग्य पर कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। अब देखिए, इसमें कई सिनेरियो बन जाएंगे। कुछ लोगों के भाग्य भाव पर कोई भी ग्रह नहीं बैठा होगा, कुछ लोगों के भाग्य भाव पर एक ग्रह होगा, कुछ पर दो ग्रह होंगे, कुछ के तीन ग्रह भी हो सकते हैं। तो अलग अलग सिनेरियो होगा। तो हम ये सिनेरियो पकड़ के मैं आपको एक समझाने की कोशिश करता हूं कि मान लीजिए आपके भाग्य का स्वामी बुध देव पंचम भाव पर बैठा है। तो पंचम भाव काहे का है? पंचम भाव है आपके क्रिएटिविटी का। आप जिस क्षेत्र में भी जाएंगे, लकीर के फकीर यदि आप बनते हैं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको क्रिएटिविटी लाना होगा। यदि आप क्रिएटिविटी लाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको एक प्रकार से आपका भाग्योदय जरूर हो जाएगा। नंबर 2, आपको अपना इन्वेस्टमेंट ऐसी जगहों पर करना है जहां पर रातों रात कुछ चमत्कार होता हो और जिसमें स्वयं आपको मेहनत ना करनी पड़ती हो, आपकी भाग्य आपकी मेहनत करेगी। जैसे पंचम भाव आप जानते हैं शेयर मार्केट का है,
कुल मिला के, और आपके लॉटरी है, सट्टा है, क्रिप्टो करेंसी है, ऐसी चीजें जो भाग्य से ही मिलती हैं। रातों रात आपकी मनी जो होती है, धन, वो दूना चौगुना होने लगता है। तो इसके लिए आप रात में काम थोड़ी करते हैं, वो तो भाग्य दे रहा है ना। अब समझ लीजिए एक बात और मेरी, कि मान लीजिए आपकी कुंडली में कुछ ऐसा हो गया कि भाग जो आपका बुध है वो तो पंचम भाव पर बैठा है, लेकिन अब पता ये चला कुल मिलाकर के कि सूर्य जो है वह आपके भाग्य भाव पर बैठा है। तो सूर्य क्या है, आपके अष्टम भाव का स्वामी है। तो अब आपको बुध के साथ सूर्य को मिलाना होगा। तो अब मिलाएंगे कैसे इसको? तो यहाँ पर एक चीज याद रखिए कि अष्टम भाव कहे का है, अष्टम भाव रिसर्च का है, डीप नॉलेज का है, और याद रखे सर्जरी का भी है, क्योंकि चीड़ फाड़ के रोग भी देता है। तो अगर पंचम में आपका बुध चला गया और आपका सूर्यदेव अष्टम में है, तो आपको पंचम और अष्टम दोनों के काम करने हैं। मैंने क्या कहा कि पंचम भाव क्रिएटिविटी का है और अष्टम भाव रिसर्च का है। तो जब रिसर्च आप करेंगे तो क्रिएटिविटी अपने आप आएगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हर कोई किसी की कुंडली में अलग अलग सीक्वेंस होगा। आपको करना क्या है कि आपकी कुंडली में कौन सा सीक्वेंस है, आप कुल मिलाकर के मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि आप कुंडली का विश्लेषण कराना चाहें तो नंबर दिया गया है। अब एक काम तो ये आपको करना है, अभी एक काम और बाकी है आपका। वो ये काम बाकी है कि देखिए, जैसे हम चतुर्थांश देखते हैं, तो चतुर्थांश का मतलब D4 आप कहते हैं। तो चतुर्थ भाव कहे का होता है अपने घर का। तो अगर घर के बारे में देखना है तो 16 वर्ग की D4 कुंडली को देखना पड़ता है। इसी प्रकार अगर हमें अपने काम धंधे रोजगार को देखना है तो दशमांश को देखना पड़ता है, D10 को, क्योंकि 10वां भाव ही कर्म का होता है। इसी प्रकार D9 आप नवमांश कुंडली आपके भाग्य के लिए भी है, वह केवल शादी ब्याह के लिए बस नहीं है, भाग्य के लिए है। तो वहां पर आप देखिए कि नवमांश कुंडली का जो आपका भाग्येश है, भाग्य भाव का स्वामी है, वो कहां पर बैठा है, और उसको लग्न कुंडली के कार्यों से मिला दीजिए। उसको देखिए, अब ये मिलाना एक कला होती है, और उसकी अगर यहाँ पर बहुत विस्तृत चर्चा की जाएगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप अपनी कुंडली में देखिए कि जो नवमांश कुंडली में भाग्य भाव का स्वामी है वो कहां बैठा है। क्या ऐसा तो नहीं है कि आपकी कुंडली लग्न वर्गोत्तम हो तो बुध ही वहीं का स्वामी हो, तो आपको लग्न कुंडली के रूल ही लागू करने पड़ेंगे। तो ये चीजें आप देखिए तो आपका भाग्योदय जरूर होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको नहीं समझ में आया कि कैसे इसका तालमेल बिठाना है, तो नंबर दिए गए हैं, आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर